नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की, अधिगम के एक सिद्धांत की आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारा सिद्धांत है, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या है, किस कारण से शिक्षा में शामिल किया गया है और इसकी मुख्य विशेषताएँ कौन कौन सी है। देखिए, टॉपिक है हमारा आज शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आज का हमारा विषय है। मित्रों, ये जो सिद्धांत है इसके कुछ उपनाम हैं, तो उपनामों की मैं आपसे चर्चा करूं सबसे पहले कि कौन कौन से इसके उपनाम हैं, किस किस नाम से आपसे इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला तो मैंने एक नाम ऊपर लिखा हुआ है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे मित्रों प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहा जाता है। मित्रों, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। मित्रों, इसे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। मित्रों, इसे अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। कई इसके उपनाम हैं मित्रों। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसे अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। मित्रों, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। मित्रों, इसे कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। कंडीशनल रेस्पॉन्स कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसे मित्रों इसके शॉर्ट नाम रूप से CR थ्योरी के नाम से भी जाना जा सकता है। कई इसके उपनाम हैं, मैं आपको सारे उपनाम इसके बता रहा हूँ। इसे दोस्तों प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। मित्रों, इसे उद्दीपक जन्य अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे उद्दीपक जन्य अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसे दोस्तों अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। कई उपनाम हैं और किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे मित्रों और भी आपको एक दो नाम और बता दूं मैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, इसे अनुकूलित उत्तेजना का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। कंडीशनल रिफ्लेक्स थ्योरी भी इसे कहा जाता है। कई इसके उपनाम हैं और उपनामों के बारे में मैंने आपको एक लंबी लिस्ट आपको यहाँ पर दी है कि ये इस नाम से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं बात करूं मित्रों कि ये जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके अगर मैं प्रतिपादक की बात करूं तो इसके जो प्रतिपादक हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों, आप सभी को पता है, इनका नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच
पावलोव ये अनुबंधन के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। दोस्तों इनके साथ में जो कार्य जो करते हैं, इनके साथ में वॉटसन ने भी इनके साथ में कार्य किया है थोड़ा सा, और वॉटसन के पुत्र के में इन्होंने प्रयोग किया। इसकी चर्चा भी हम करेंगे जब इस सिद्धांत को विश्लेषित रूप से हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले तो हमें इनके नाम याद होने चाहिए कि किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इवान पेत्रोविच पावलोव हैं ये कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो इवान पेत्रोविच पावलोव है मित्रों, ये रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। और ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि ये जो इवान पेत्रोविच पावलोव है, इन्हें अनुबंधन जो इन्होंने जो प्रयोग किया है इस पर 1904 में, किस पर 1904 में क्या प्राप्त हुआ है? इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्हें 1904 में क्या प्राप्त हुआ है? नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा ही कि इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किस पर किया है? कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया है। किस पर किया है? कुत्ते पर प्रयोग इन्होंने किया है। ये आपको निश्चित रूप से पता होगा। और ये भी आपको पता होगा इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किस पर किया है? लार ग्रंथि पर किया है। किस पर किया है? लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया है। ये भी आपको पता होगा जो लार ग्रंथि थी वो कौन सी ग्रंथि थी दोस्तों? जो लार ग्रंथि है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो ग्रंथि थी वो थी पैरोट्रिक। कौन सी ग्रंथि थी? पैरोट्रिक ग्रंथि है, उस पर इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, ये बात। और ये भी पेशे से दोस्तों क्या थे? ये पेशे से क्या थे? इवान पेत्रोविच पावलोव, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये पेशे से एक चिकित्सक थे, अर्थात डॉक्टर थे। क्या थे भाई? ये डॉक्टर थे। तो ये एक थोड़ी सी सामान्य सी चर्चा जो हमें याद रखनी है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसके इतने सारे नाम मैंने आपको बताए। इवान पेत्रोविच पावलोव इनके प्रवर्तक हैं, प्रतिपादक हैं। वॉटसन ने इन्होंने सहयोग किया है। चिकित्सक पद पर ही कार्यरत थे। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। रूस के रहने वाले थे, पर कुत्ते पर प्रयोग किया है। और इन्होंने जो कार्य किया वो कौन सी ग्रंथि पर? पैरोट्रिक ग्रंथि पर। कौन सी ग्रंथि पर? पैरोट्रिक ग्रंथि पर इन्होंने ये कार्य किया है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। इस अनुबंधन का सिद्धांत है, ये सिद्धांत है क्या है, क्या किस तरह से इसका प्रयोग रहा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आपसे करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, ये जो पावलोव हैं, पावलोव ने जो ये सिद्धांत है इसकी जो प्रेरणा ली थी, सिद्धांत की जो प्रेरणा ली थी मित्रों, ये जो प्रेरणा किससे ली थी? सिद्धांत की प्रेरणा, सिद्धांत की प्रेरणा ली थी किससे ली थी दोस्तों? ये प्रेरणा ली थी मित्रों किससे? थॉर्नडाइक से ली थी। किससे ली थी? थॉर्नडाइक से ये प्रेरणा ली थी। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उससे इन्होंने प्रेरणा ली, और उसके बाद में इन्होंने सिद्धांत दिया कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने ये दिया है। ये जो सिद्धांत है मित्रों, मुख्यतः 3 रूपों में या 3 भागों में इन्होंने इस प्रयोग को किया है। वो 3 भाग कौन कौन से थे उनकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई है, अर्थात स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, 2 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जैसा कि आपने थॉर्नडाइक में भी देखा था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। इसी से प्रेरित होकर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। अब ये जो शास्त्रीय अनुबंधन है इसमें इन्होंने 3 प्रयोग किए हैं। 3 प्रयोग किस तरह से किए हैं वो हम एक बार विस्तृत रूप से देख लेते हैं। मैं एक बार आपको थोड़ी सी स्लाइड चेंज कर दूं। देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किया कुत्ते पर किया, कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया। कैसे इन्होंने प्रयोग किया वो मैं आपको, इनका जो प्रयोग था मित्रों, प्रयोग इन्होंने किया है कुत्ते पर, और ये जो प्रयोग हुआ है इनका, ये इन्होंने 3 चरणों में किया है। कितने चरणों में किया है? 3 स्टेप में इन्होंने ये प्रयोग किया है। देखिए, पहले स्टेप में क्या हुआ है? फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, ये देखिए कि इन्होंने 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। UCR मैं आपको फिर इनको अच्छे से समझाऊंगा। इन्होंने दूसरा इन्होंने किया था CS प्लस UCS, इधर क्या हुआ था? UCR। इधर थर्ड में
CS और इधर CR। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो UCS और UCR है आप सभी को पता है। एस का मतलब क्या है? स्टिमुलस। एस का मतलब क्या है? स्टिमुलस। और स्टिमुलस यानी क्या होता है? उद्दीपक है। अर्थात पहली जो इधर है इसमें तो होगा उद्दीपक और इधर क्या होगी? अनुक्रिया। इन्होंने क्या किया था मित्रों, एक कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया, और कुत्ते पर प्रयोग जो किया है वो कैसे किया कि एक भूखे कुत्ते को उन्होंने रखा, अर्थात कुत्ते को बांध कर रखा, और कुत्ते को बांध कर रखा तो वह 2-3 दिन उसको बांध के रखा, वह भूखा हो गया, अर्थात भूखे कुत्ते को उन्होंने रखा। जैसे ही कुत्ते के सामने यूसीएस अर्थात स्वाभाविक जो उद्दीपक है, कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक। कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक से तात्पर्य क्या है मित्रों? यहाँ पर इन्होंने इसके लिए क्या रखा भाई? भोजन रखा। इसके लिए क्या रखा? भोजन। अर्थात यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस। यूसीएस का मतलब क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। अर्थात कुत्ते के सामने क्या रखा गया? भोजन रखा गया। कुत्ता भूखा था, जैसे ही भोजन रखा उसके सामने कुत्ते की जो प्रतिक्रिया हुई, अर्थात जो रेस्पॉन्स हुआ, वो रेस्पॉन्स किसके रूप में हुआ? लार के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? लार के रूप में हुआ। अर्थात ये एक स्वाभाविक सी बात है। अगर हमारे ऊपर भी ये प्रयोग किया जाए कि अगर हमें भूख लग रही है और हमें थोड़ी सी खुशबू आ जाए या भोजन दिखा दिया जाए तो हमारे मुंह में भी लार आ जाएगी। सेम ऐसा किसके साथ हुआ? जो कुत्ते के साथ में हुआ। तो ये कैसी क्रिया हो गई मित्रों? ये कैसी क्रिया हो गई? स्वाभाविक क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई? ये स्वाभाविक क्रिया हुई। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यहाँ भी अनकंडीशनल, यहाँ भी अनकंडीशनल। अच्छा, भोजन को देखा, भोजन को देख के लार आ गई, तो निश्चित रूप से कैसी क्रिया हो गई मित्रों? स्वाभाविक क्रिया हो गई। अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति पहले स्टेप में क्या हुआ है? स्वाभाविक क्रिया हुई है। अर्थात भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आई है? लार आई है। भोजन उसे नहीं दिया गया। अगला जो स्टेप था उसमें क्या था? CS अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस। यहाँ पर क्या था मित्रों? ये था जो कंडीशनल स्टिमुलस है, ये क्या था? अस्वाभाविक उद्दीपक था। स्वाभाविक, ये क्या था? अस्वाभाविक उद्दीपक था। जबकि हमने ऊपर देखा था यूसीएस में, यूसीएस क्या था? यूसीएस स्वाभाविक उद्दीपक था। यूसीएस क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था। अर्थात यहाँ पर इस प्रयोग में क्या किया गया? कुत्ते के सामने पहले क्या बजाई गई भाई? भोजन देने से पहले घंटी को बजाया गया, अर्थात घंटी की ध्वनि उसको सुनाई दी। उसके बाद में उसे क्या दिया गया? उसके बाद में उसे भोजन दिया गया। उसके बाद में क्या दिया गया? उसे भोजन दिया गया। अर्थात दूसरे प्रयोग में पहले घंटी बजाई, उसके बाद में क्या दिया? भोजन दिया। अर्थात घंटी पहले बजाई, बाद में भोजन दिया। ऐसा काफ़ी बार ऐसा प्रयोग किया गया। इधर जो प्रतिक्रिया हुई वो यही हुई कि जब भोजन देखेगा तो उसे क्या टपकेगी भाई? उसके लार टपकेगी। क्या टपकेगी भाई? उसके लार। अर्थात ये जो क्रिया है वो तो सेम ऊपर जैसी हो गई। कैसी क्रिया हो गई? स्वाभाविक हो गई। अभी देखो इसको और हम सरल अर्थों में समझ लेते हैं कि कुत्ता भूखा था, भोजन उसको दिया पहले स्टेप में, तो भोजन देख के उसके लार टपकने लगे। दिया नहीं, उसे दिखाया गया था। दूसरे में भोजन देने से पहले क्या बजाई गई? घंटी बजाई गई। घंटी के बाद में क्या दिया गया? भोजन दिया गया। जैसे भोजन को देखा, यहाँ पर क्या टपकी? उसके लार हुई। अर्थात पहली स्टेप में उसे अधिगम नहीं हुआ। पहले स्टेप में उसे क्या नहीं हुई भाई? अधिगम नहीं हुआ। पहले स्टेप में भी क्या नहीं हुआ? उसे अधिगम, अधिगम नहीं हुआ। दूसरे स्टेप में भी क्या नहीं हुआ भाई? अधिगम नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रतिक्रिया कैसी हो रही है? स्वाभाविक क्रिया हो रही है यहाँ पर। लेकिन जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में मित्रों क्या हुआ है कि जो CS है, थर्ड स्टेप में क्या है? CS अर्थात केवल और केवल क्या है यहाँ पर? CS का मतलब घंटी, अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस। क्या था? कंडीशनल स्टिमुलस। अर्थात यहाँ पर भोजन ही नहीं दिया गया, कुत्ते को केवल क्या किसकी ध्वनि सुनाई दी? घंटी की ध्वनि सुनाई दी। जैसे ही घंटी की ध्वनि सुनाई दी, कुत्ते के मुंह से क्या टपकने लगी मित्रों? लार टपकने लगी। क्यों टपकने लगी? क्योंकि जो CS है, ये CS क्या है मित्रों? अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है ये? अस्वाभाविक उद्दीपक है, कंडीशनल स्टिमुलस है। और यहाँ पर ये जो CR है, ये भी क्या है? अस्वाभाविक, अस्वाभाविक क्रिया है। अर्थात जिस कार्य को होना होता है उस कार्य की अपेक्षा उससे पहले कोई कार्य हो जाता है तो वो अस्वाभाविक होता है। जैसे भोजन को देखकर लार टपकनी चाहिए थी, वो स्वाभाविक है, लेकिन घंटी की आवाज़ को सुनकर ही लार टपक रही है तो वो कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिक अस्वाभाविक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहली स्टेप में स्वाभाविक क्रिया हुई, दूसरी में अस्वाभाविक उद्दीपक रखा गया, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या दिया गया? उसे भोजन दिया गया। स्वाभाविक उद्दीपक हुआ, उसके बाद में लार उसके टपक ली। लेकिन लास्ट में ये दूसरा जो स्टेप था, इसको कई बार, सैकड़ों बार दोहराया गया, जिससे जो कुत्ता है उसको ये आदत पड़ गई कि उसे ये थोड़ा सा उसने अनुबंधन कर लिया
कि जब घंटी बजेगी तो मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर हुआ, जैसे घंटी बजी और उसके मुंह से लार टपकी, बिना भोजन देखे ही लार टपकी, अर्थात कैसी क्रिया हुई मित्रों, अस्वाभाविक क्रिया हुई। कैसी क्रिया हुई, अस्वाभाविक क्रिया हुई। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है, कौन सा स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है, उसमें यही पावलोव ने समझाया है कि बालकों में कैसे अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, कैसे बुरी आदतों को उन्हें छुड़ाया जा सकता है। जैसे इसने कुत्ते के माध्यम से बताया कि कुत्ते को केवल एक आदत लगाई है कि घंटी बजी और कुत्ते के मुंह से क्या टपकी लार। क्यों उसको आदत क्यों लगी, क्योंकि सेकंड स्टेप में उसे ये प्रयोग किया गया कि घंटी के बाद में उसे भोजन दिया गया। तो कुत्ते ने अब सोचा थर्ड स्टेप में कि घंटी बजी तो मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो उसने कैसी क्रिया कर दी भाई, अस्वाभाविक क्रिया कर दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही आपके वो कुत्ते के मुंह से क्या टपकने लगी, लार टपकने लगी। तो ये एक 3 स्टेप में जो प्रयोग किया किसने, पावलोव ने, जिसका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। अब इस प्रयोग से तात्पर्य क्या है, इस प्रयोग से तात्पर्य क्या है मित्रों, इस प्रयोग से तात्पर्य यह है कि बालक ने जो अधिगम किया है वो यहाँ पर किया है। बालक ने जो अधिगम किया है वो कौन से स्टेप में किया है, थर्ड स्टेप में बालक ने अधिगम किया है। क्योंकि यहाँ पर बिना भोजन के उसके क्या टपकी है, लार टपकी, अर्थात यहाँ पर अधिगम उसने कर लिया है। यहाँ पर क्या कर लिया है मित्रों, उसने अधिगम कर लिया है। पहले स्टेप में अधिगम नहीं हुआ, दूसरी में अधिगम नहीं हुआ, लास्ट स्टेप में अधिगम हुआ। अधिगम से तात्पर्य यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या हो गया मित्रों, उसने अनुबंधन कर लिया। लास्ट स्टेप में क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया। किससे, इस घंटी से उसका अनुबंधन हो गया। अर्थात ये जो है उद्दीपक और इधर क्या है, अनुक्रिया, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में उस कुत्ते का क्या हो चुका है भाई, अनुबंधन हो चुका है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया, अनुबंधन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम रखा गया। तो निश्चित रूप से ये आपके समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए आप भूखे हो और आपको मिठाई देखकर बालक के मुंह, कोई मिठाई आपको दिखाई दी, आप भूखे हो, बहुत तेज आपको भूख लग रही है, मिठाई आपको दिखाई दी, तो मुंह में आपके क्या आएगा, मिठाई को देखकर पानी आएगा। ये तो कैसी क्रिया है, स्वाभाविक है। लेकिन आपको भूख लग रही है और आपको मिठाई को दिखाया ही नहीं गया, क्या मिठाई को दिखाई नहीं गया, मिठाई का नाम सुनते ही आपके मुंह से पानी आता है, ये क्या है, अनुबंधन। दिखाई नहीं दिया फिर भी आपके मुंह से लार आ रही है। जैसे कुत्ते को भोजन नहीं दिखाई दिया, केवल घंटी की आवाज़ सुनाई दी है, उसके मुंह से लार टपकी है, तो ये क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है। तो ऐसे ही हम किसी भी बच्चे को किसी भी अच्छी आदत का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ये जो इसमें कुछ और शब्दावलियाँ हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी और कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं। देखिए, ये आपने शायद स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि एक तो जो दूसरा जो स्टेप था उसमें ज़्यादा समय अंतराल नहीं होना चाहिए, तुरंत घंटी और घंटी के बाद में भोजन दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विलोपन की समस्या वहाँ पर आ सकती है। देखिए, ये जो अनुबंधन का सिद्धांत है मित्रों, इसकी क्या क्या अहमियत है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, क्या हैं, वो मैं आपको एक सामान्य रूप में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ कि पहली इसकी विशेषताएं क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो सिद्धांत है यह मंद बुद्धि बालकों के लिए बेहद उपयोगी है। कैसे बालकों के लिए उपयोगी है, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। मंद बुद्धि बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। कौन सा सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कैसे बालकों के लिए उपयोगी है, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, ये जो सिद्धांत है मित्रों, रटकर सीखने पर बल देता है। किस पर, रटकर सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है, ये रटकर सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है, रटकर सीखने पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है मित्रों, ये जो आपने वो देखे हैं सर्कस, आपने देखा होगा, सर्कस में जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, वो जो सर्कस दिखाता है उसके इशारों पर वो कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं, जानवर हैं, उनके लिए भी है उपयोगी, जो किस पर कार्य करते हैं, सर्कस आदि में कार्य करते हैं, ऐसे जीवों के लिए भी है कार्य करता है, क्योंकि वहाँ पर उनको इस तरह से अनुबंधन कराया जाता है। तो सर्कस के जीवों के लिए उपयोगी से तात्पर्य उनमें इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, अर्थात उनसे क्या करवाया जाता है भाई,
अनुबंधन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? अनुबंधन करवाया जाता है। जो निम्न स्तर से जो सीखते हैं, निम्न स्तर के बालकों के लिए भी उपयोगी है ये। कैसे बालकों के लिए? निम्न स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। कैसे बालकों के लिए उपयोगी है? निम्न स्तर के बालकों के लिए भी उपयोगी है भाई। अच्छी आदतों का विकास में उपयोगी है। अच्छी आदतों के विकास के लिए उपयोगी है। ये इसकी कुछ उपयोगिता है इस सिद्धांत की। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, रटकर सीखने पर यह बल देता है, सर्कस के जीवों के लिए भेद उपयोगी है, निम्न स्तर के बालकों के लिए ये उपयोगी है, तथा इससे बालकों में वातावरण के अनुसार क्या कराया जाता है? समायोजन भी करवाया जाता है। बालकों में वातावरण के अनुसार क्या कराया जाता है भाई? समायोजन भी इससे कराया जाता है। बालकों में किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार भी क्या कराया जाता है? इसमें समायोजन भी करवाया जाता है। इसमें आप एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं दोस्तों, एक चीज़ आपने बार बार सुना होगा कि उद्दीपक सामान्यीकरण के बारे में आपने थोड़ा सा सुना होगा और आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है अच्छे से। उद्दीपक सामान्यीकरण, एक शब्दावली क्या आती है इसकी? उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण से तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए किसी चीज़ से हमारा अनुबंधन हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि आपने वो प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि एक बालक है और बालक जब गुलाब का फूल तोड़ता है कि उसके उंगली में वो गुलाब का जो कांटा है वो चुभ जाता है, तो उसे वो दर्द होता है और वो अपने हाथ को हटा लेता है। अब जो छोटा बालक है वो जब किसी भी लाल चीज़ को देखेगा तो उससे वो क्या करेगा? डरेगा, क्योंकि गुलाब का जो रंग था वो भी कैसा था? लाल था। तो उस गुलाब के रंग से, उस गुलाब के कांटे से उसका क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। अब वो न केवल गुलाब के फूल को देखकर अपितु जो भी लाल चीज़ है उन सभी को देखकर क्या करता है? डरता है। वही क्या कहलाता है दोस्तों? उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसी प्रयोग के आधार पर आपको बताऊं, जैसे कुत्ते को भोजन से पहले क्या बजाई गई? घंटी बजाई गई। घंटी को देखकर उसके मुंह से क्या टपकने लगी? लार टपकने लगी। लेकिन ये घंटी एक विशेष घंटी थी। अगर किसी मंदिर की घंटी को सुनकर या स्कूल की घंटी को सुनकर भी लार टपकाता है तो वो क्या कहलाएगा मित्रों? उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाएगा। इससे संबंधित विभिन्न उदाहरण आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? अर्थात एक ही उद्दीपक के प्रति जब दूसरी परिस्थिति में उद्दीपक प्राप्त होता है उसके लिए भी हमारा जो व्यवहार है समान रहे, वही क्या कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। अर्थात एक जैसी परिस्थिति में जब दूसरा उद्दीपक हमें प्राप्त हो जाए और उस उद्दीपक के प्रति भी हमारी जो अनुक्रिया है सेम वैसी हो जैसे पहले वाले उद्दीपक के प्रति हुई, ऐसा ही जो ऐसी अनुक्रिया वो क्या कहलाती है? उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाती है। तो आपको निश्चित रूप से उद्दीपक सामान्यीकरण के बारे में भी जान लेना है। ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मैंने आपको आज बताया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल इसी समय। आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।